वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिप्लोमा एंड डिग्री में जो हमारा सब्जेक्ट है कॉमन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिग्री फोर्थ सेम में, और डिप्लोमा फोर्थ सेम में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 2, जिसके अंदर एक जो कॉमन टॉपिक है जिसके लेक्चर हम लोग साथ में कंबाइन कर रहे हैं वो है हमारा लेथ मशीन के बारे में। लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो जो हमने ऑनलाइन लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि लेथ मशीन पे जो अलग अलग ऑपरेशन होते थे उसका लिस्ट देखा था, कौन से ऑपरेशन लेथ मशीन पे हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि लेथ मशीन के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो भी हमने देखे थे। लेथ मशीन के जो स्पेसिफिकेशन है उसको अगर हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, अगर उसका नॉलेज हमारे पास होगा तो उससे हम लोग जो लेथ मशीन को परचेस करने के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट है कि भाई स्पेसिफिकली इस रिक्वायरमेंट के लिए हमको या फिर इस ऑपरेशन के लिए लेथ मशीन परचेस करना है तो हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह लेथ मशीन जब आप परचेस करते हो तो जो लेथ मशीन आता है उसके साथ कुछ एसेसरीज और अटैचमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। लेथ मशीन एक लौटा ऐसा मशीन है जिसके ऊपर हम लोग नंबर ऑफ प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं। अभी लेक्चर के एंडिंग में पूरा लिस्ट देखेंगे कि भाई कौन से ऑपरेशन लेथ मशीन पे होते हैं। तो ढेर सारा ऑपरेशन हम लोग लेथ मशीन पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशन लेथ मशीन पे कर रहे हैं, तो लेथ मशीन को या फिर लेथ मशीन के ऊपर ये सारे ऑपरेशन करने के लिए कुछ सेटअप दिया गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट दिए गए होंगे जिसको हमको लेथ मशीन के साथ अटैच करना है। तो इसलिए उसको बोला जाता है एसेसरीज एंड अटैचमेंट ऑफ दी लेथ, जो क्या करेगी, लेथ मशीन को और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेबल करवाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो लेथ मशीन के ऊपर यूज़ होते हैं ऐसे एसेसरीज जो लेथ मशीन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इसके अंदर है लेथ मशीन का सेंटर, कैच प्लेट्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, चक, कॉलेट्स, फेस प्लेट, एंगल प्लेट, मैंड्रल एंड रेस्ट, ठीक है। लास्ट में क्या है, रेस्ट। तो ये क्या करना है आपको लेक्चर को बीच में स्टॉप करना है और ये जो भी कंपोनेंट के लिस्ट बोले हैं वो आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये सारे इंग्लिश और गुजराती में सेम ही नाम होंगे, ऐसा नहीं कि भाई गुजराती है तो लिस्ट का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से लिस्ट है फटाफट हम लोग लिस्ट बनाएंगे। सेंटर्स होते हैं, कैच प्लेट्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, चक्स होते हैं, कॉलेट्स होते हैं, फेस प्लेट होते हैं, एंगल प्लेट्स होते हैं, मैंड्रल्स और लास्ट में है रेस्ट। इसमें से कुछ अटैचमेंट, कुछ एसेसरीज ऐसी है जो वर्क होल्डिंग करने के लिए एज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज़ होगी, कुछ टूल को पकड़ने के लिए, टूल को होल्ड करने के लिए टूल होल्डिंग डिवाइस होगी, क्लियर। फिर जिस तरीके से ऑपरेशन चेंज होगा, टूल चेंज होगा, वर्क पीस चेंज होगा, वर्क पीस का मटेरियल चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली अटैचमेंट भी चेंज होगी। जैसे कि लेथ मशीन को स्टॉप करने के लिए या फिर उसकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टॉप्स होते हैं। फिर लीड स्क्रू की जगह बॉल टर्निंग रेस्ट होता है। थ्रेड कटिंग करने के लिए थ्रेड चेजिंग डायल्स होते हैं। मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए मिलिंग अटैचमेंट होते हैं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने के लिए ग्राइंडिंग अटैचमेंट होंगे। गियर कटिंग करने के लिए जो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म आता है वो होता है, क्लियर। फिर अगर आप चाहते हो कि आपको अगर लेथ मशीन को ऑटोमेटिक बनाना है तो हेक्सागोनल टरेट
मल्टीपल टूल को स्टोर करने के लिए थर्ड अटैचमेंट होता है। क्रैंक पिन, जो इंजन का कंपोनेंट है क्रैंक पिन, उसको टर्निंग करने के लिए या फिर उसको टेपर टर्निंग करने के लिए कुछ अटैचमेंट एसेसरीज देंगे। तो सारी चीज़ें लेथ मशीन के साथ एक्स्ट्रा आएगी, जो क्या करेगी, लेथ मशीन को और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन करने के लिए क्या करेगी, तैयार करेगी। तो ये है हमारे सेंटर। अब देख सकते हैं फिगर में सेंटर में क्या होता है, तो क्या लेथ मशीन का हेड स्टॉक होता है, वहाँ पे स्पिंडल के अंदर चक होते हैं, उस चक के अंदर हम लोग वर्कपीस को फिक्स करते हैं। फिर जो सीधा सेम सेंटर लाइन पे सीधा है कॉर्नर में जो आता है एंडिंग पे, वो होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के अंदर आपको इस तरीके के सेंटर देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, जो टेल स्टॉक है वहाँ पे आपको ए, बी और सी फिगर में दिख रहे हैं, वैसे सेंटर देखने को मिलेंगे। अब इसको सेंटर क्यों बोला जाता है, इसको सेंटर इसलिए बोला जाता है कि ये जो वर्क पीस है उसको होल्ड करने के लिए, उसको सेंटर में रख के रोटेट करने के लिए ये जो सेंटर दी गई है फिगर में, वो क्या करेगी, वर्क पीस का जो कॉर्नर है, वर्क पीस का जो दूसरा एंड है, उसको क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और फ्री मोशन प्रोवाइड करेगी, जिससे वर्क पीस का सेंटर भी बना रहेगा और वर्क पीस का जो भी डिफ्लेक्शन है वो भी होगा नहीं। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट कैरियर प्लेट और ड्राइविंग डॉग एंड क्लच कैच प्लेट। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमने स्पिंडल के अंदर जो चक को लगाया है, तो चक को हम लोग क्या करेंगे, स्पिंडल से अलग कर देंगे। ओके। और क्या लगा देंगे, कैरियर लगा देंगे, ड्राइविंग डॉग लगा देंगे या फिर कैच प्लेट लगा देंगे। ओके। जिससे क्या होगा, तो जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप होते हैं, ठीक है, जो चक के अंदर फिट नहीं हो सकते, तो हम लोग कैच प्लेट की मदद से फिट करेंगे लेथ की स्पिंडल पे और फिर उसको मोशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए यूज़ होगा कैरियर और ड्राइविंग डॉग या फिर कैच प्लेट। आपको सिर्फ नाम लिखना है, फिर आपको क्या करना है, नाम लिखना है, गूगल में जाना है, गूगल इमेज में जाके नाम लिख देना है, तो आपको उसका पूरा एक्चुअल इमेज देखने को मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद है चक। सबसे ज़्यादा लेथ मशीन में एज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन यूज़ होता है, चक। चक क्या करेगा, क्विकली यानी एकदम फटाफट और रिजिडली यानी मजबूत तरीके से वर्कपीस को पकड़ के जकड़ के रखेगा। ठीक है। तो चक का काम क्या है, वर्कपीस को रिजिडली पकड़ के रखना, क्विकली फटाफट उसको हम लोग खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ताकि सेटअप का टाइम जो है वो थोड़ा कम लगेगा। ठीक है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस, अगर आपको कोई पूछे कि वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन है या फिर वर्क होल्डिंग डिवाइस का नाम बोलो, तो आपको बोलना है वहाँ पे जो चक है हमारा वो है वर्क होल्डिंग डिवाइस। अब ये जो चक है वो अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल है, यानी अलग अलग टाइप्स के जो चक है वो मार्केट में अवेलेबल है, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है 3 जॉ चक, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल चक, हम देखेंगे फिगर में। उसके बाद होता है 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक। थर्ड है मैग्नेटिक चक। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग जबड़े में जॉ के अंदर फिट नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे उसको क्विक सेटअप करने के लिए, फटाफट उसका सेटअप करने के लिए, उसको परमानेंटली या फिर टेम्पररी होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक एक्शन यूज़ करेंगे। तो ऐसे मैग्नेटिक एक्शन पे काम करने वाले चक को बोलेंगे मैग्नेटिक चक। फिर होता है कॉलेट चक, वो भी क्विक एक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है। पांचवा है फिफ्थ एयर और हाइड्रोलिक चक ऑपरेटेड चक। न्यूमेटिक एयर होता है ना, कंप्रेस एयर, उससे चक ऑपरेट होता है, या फिर जो हाइड्रोलिक तो है, हाइड्रोलिक एनर्जी, उससे चक ऑपरेट होता है। तो एयर और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड चक। फिर होगा कॉम्बिनेशन चक, लास्ट होगा ड्रिल चक। तो इतने क्या है हमारे पास, अलग अलग तरीके के चक्स जो है वो अवेलेबल है। आपको फिगर में दिखाई दे रहे होंगे 3 जॉ चक और 4 जॉ चक। अब ये जॉ का मतलब क्या होता है,
जो का मतलब होता है जबड़े। तो अगर आपको 3 जो दिख रहे हैं 1 2 और 3, तो ऐसे चक जिसके अंदर 3 जबड़े होंगे तो उसको 3 जो चक बोला जाएगा। और ऐसा चक जिसके अंदर जबड़े कितने होंगे, जो 4 होंगे, 1 2 3 4। तो अगर सामने होंगे जबड़े तो 4 जो चक होगा, या फिर 3 होगा तो उसको 3 जो चक बोलेंगे। ये जो 3 जो चक है उसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं। अब ये जो वर्ड है सेल्फ सेंटरिंग, गुजराती में એને કહેવાય પોતે જ પોતાનું સેન્ટર પકડી લે, जाते सेंटरिंग થઈ જાય। तो ऐसे वर्क पेज जिसको आप लोग 3 जो चक पे रखोगे और उसके बाद जब आप ये चक को क्लोज करोगे तो चक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ही वर्क पीस को सेंटर प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है? तो अगर आपको क्विक एक्सिंग और थोड़ा स्पीड से काम करना है और आपके पास कोई सर्कुलर कंपोनेंट है, आपके वर्क पीस का शेप सर्कुलर है, तो आप लोग ऑब्वियसली 3 जो चक ही यूज़ करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, सर्कुलर कंपोनेंट है तो 3 जो चक से क्विक वर्क पीस होल हो जाएगा, रिजिड तरीके से फिक्स हो जाएगा, और दूसरा जो सेंटर लाने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं 4 जो चक। 4 जो चक में जो सामने के जो है वो एक साथ ऑपरेट होते हैं। इसमें आपको सेंटरिंग लाने में या फिर सेंटर लाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सेल्फ सेंटरिंग नहीं है। जो अटपटे शेप आते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप आते हैं, जो इरेग्युलर प्रोफाइल होती है, ऐसे वर्क पीस हम लोग क्या करेंगे, 4 जो चक के अंदर रखेंगे। ओके, अगर 3 जो की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका ऑपरेटिंग नट दिख रहा होगा। तो एक ही नट को आप ऑपरेट करोगे तो तीनों के तीनों जो जबड़े हैं जो है वो एक साथ पैरेलल में ओपन और क्लोज होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 4 जो चक के आप ऑपरेटिंग नट की बात करोगे तो हर एक जो के पास ऑपरेटिंग नट होगा, और हर एक जो है जबड़ा वो इंडिविजुअली ऑपरेट होगा, उसके ऊपर जो नट लगा होगा उसकी मदद से। क्लियर? तो सारे जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है 4 जो चक के अंदर, इसलिए 4 जो चक को इंडिपेंडेंट चक भी बोला जाता है। उसके सामने 3 जो चक को क्या बोलेंगे, तो जो 3 जो चक है उसको हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद होता है मैग्नेटिक चक। ऐसे कुछ कंपोनेंट होते हैं सॉफ्ट मटेरियल के, सॉफ्ट मेटल के, जिसको अगर हम लोग जो के अंदर रखेंगे तो जो का प्रेशर लगने की वजह से उसकी सरफेस या फिर कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। तो ऐसे सेंसिटिव कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक चक यूज़ करेंगे। ओके, एयर और हाइड्रोलिक चक, ऑपरेटेड चक, ऐसे चक जो हाइड्रोलिक एनर्जी और न्यूमेटिक एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वर्क पीस को एकदम टाइटली और रिजिडली पकड़ना है, तो जो होल्डिंग फोर्स है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम लोग एयर और हाइड्रोलिक चक यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है कोलेट। ठीक है, तो कोलेट में क्या होता है, तो जो हमारी स्पिंडल होती है जिसके अंदर अभी हमने चक को फिट करके रखा है, तो हम लोग चक को स्पिंडल से अलग कर देंगे, और आपको फिगर में जो दिख रहा है ऐसी कोलेट जो है उसको क्या करेंगे, स्पिंडल के साथ फिट कर देंगे। तो अगर ये स्पिंडल है यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारा कोलेट स्पिंडल के साथ फिट हो जाएगा। वो आप देख सकते हैं कि कोलेट की दूसरी ओर उसका ओपनिंग होगा, जिसके अंदर हमने सिलेंड्रिकल वर्कपीस को रखा, और थोड़ा सिलेंड्रिकल वर्कपीस को यहाँ पे रखेंगे और क्या करेंगे, थोड़ा धक्का देके अंदर दबा देंगे। जैसे आप सिलेंड्रिकल वर्कपीस को कोलेट के अंदर रखोगे और थोड़ा पुश करोगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कोलेट के अंदर फिट हो जाएगा। तो जो होल्डिंग फोर्स है वो आपका इस मेथड से डेवलप होगा। फिर अगर आपको वर्कपीस को बाहर निकालना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से या जो आपको ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप क्या कीजिए, टूल, स्केल या फिर किसी चीज़ को ले लीजिए
और थोड़ा हैमरिंग कीजिए तो यहाँ से वर्कपीस वापस बाहर आ जाएगा। तो फॉर द क्विक एक्सेस, फटाफट अगर आपको वर्कपीस को लोड अनलोड करना है और थोड़ा स्पीड से काम करना है तो उस टाइम पे आप चक को निकाल लीजिए और क्या लगा दीजिए, कॉलेट लगा लीजिए। उसके बाद है फेस प्लेट। फेस प्लेट में क्या होगा, तो कि भाई फेस प्लेट में ऐसा होता है कि नॉर्मली जो हमारा चक होता है वो सर्कुलर कंपोनेंट को पकड़ लेता है। बिल्कुल उसी तरह फेस प्लेट भी क्या करेगी, तो सर्कुलर कंपोनेंट को ही पकड़ के रखेंगी। जैसे ये फेस प्लेट है, अब देखिए उसने सर्कुलर कंपोनेंट को पकड़ के रखा है। ओके, तो जो हमारी फेस प्लेट है उसके ऊपर ऐसे स्लॉट दिए गए होंगे, ऐसे भी यहाँ पे दिए गए, ऐसे 30 स्लॉट दिए गए होंगे टी शेप में, जिसके अंदर हम लोग इजीली नट और बोल्ट जो होता है उसको डाल के कंपोनेंट को, वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे कोई कंपोनेंट होते हैं जिसका हमको एंगुलर फेसिंग करना होता है, या फिर एंगुलर थ्रेडिंग करना होता है, या फिर स्पिंडल की जो एक्सिस है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे वर्कपीस को रख के क्या करना होता है, सेंटरिंग या मशीनिंग करना होता है, कुछ कटिंग ऑपरेशन करना होता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट फेस प्लेट यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फेस प्लेट पे अब देख सकते हैं यहाँ पे होल भी दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग नट और बोल्ट की मदद से वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं। उसके बाद होता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट आपने देखा होगा हमारे वर्कशॉप में है। तो ये जो एंगल प्लेट है उसको हम लोग फेस प्लेट में लगा देंगे। तो एंगल प्लेट का कोई एक जो एंगल है, सपोज ये वाला जो पोर्शन है वो फेस प्लेट के साथ नट बोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्कपीस को नट बोल्ट से क्लैंप करेंगे, और जो भी होल्डिंग है या फिर जो भी माउंटिंग है वो उसका कंप्लीट करेंगे। क्लियर। उसके बाद है मैंड्रेल। मैंड्रेल यानी जो लेथ मशीन है उसकी स्पिंडल के साथ कोलेट की तरह ही हम लोग मैंड्रेल यूज़ करेंगे। मैंड्रेल की मदद से भी हम लोग वर्कपीस को क्विक एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। अगर आपको मैंड्रेल देखना है तो जो हमारा लेथ मशीन है, ठीक है, उसके बराबर सामने ड्रिलिंग मशीन रखा है, ड्रिल मशीन, उसके अंदर मैंड्रेल होती है। वो मैंड्रेल स्पिंडल के साथ कनेक्ट होती है, और इस मैंड्रेल के नीचे ही जो टूल होल्डिंग डिवाइस है वो हम लगाते हैं, ताकि उसके अंदर ड्रिल बिट को क्या कर सके, फिट कर सके। उसके बाद होगा रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, तो कई बार हम लोग लंबे लंबे वर्कपीस टर्निंग और मशीनिंग करने के लिए लाते हैं। तो ज़्यादा लंबे वर्कपीस या फिर वर्कपीस की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से कई बार बीच में उसका बेंडिंग हो जाता है, या फिर जब वो रोटेट करेगा वर्कपीस और उसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो वर्कपीस को बाहर की ओर खींचेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से वर्कपीस का डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कंपोनेंट के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और अगर वो स्पेसिफिक लिमिट से आगे बढ़ गया तो वर्कपीस चक में से बाहर निकल आएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, उसका जो सेंटर है वो चला जाएगा, तो टूल के ऊपर उसका जो फोर्स है वो लगेगा, जिससे टूल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो क्वालिटी आप लाना चाहते हैं वर्कपीस में वो भी डेवलप हो पाएगी नहीं। तो ज़्यादा लेंथ वाले जो वर्कपीस होते हैं उसको बीच में सेंटर या फिर बीच में सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेस्ट यूज़ करेंगे। दो तरह के रेस्ट यूज़ होते हैं, अब फिगर में देख सकते हैं। एक है हमारा स्टेडी रेस्ट और दूसरा है फॉल ओवर रेस्ट। क्लियर है। स्टेडी रेस्ट में क्या होगा, जहाँ पे स्टेडी रेस्ट होगा उस पोर्शन में आप लोग टूल नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन फॉल ओवर रेस्ट में क्या होगा, फॉल ओवर रेस्ट साइड पे रहेगा, सपोर्ट भी देगा, और पूरे वर्कपीस के ऊपर आप टूल को क्या कर सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लेथ मशीन के एसेसरीज और अटैचमेंट। यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलेंगे कल और इस चैप्टर के और जो टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। थैंक यू।